Welcome to my first video. This video would be about French Revolution. It was one of the most important revolution of its time, and it has changed the concepts of political system all over the world. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है, और इसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन और नाजिज्म इन जर्मनी, और इसके बाद के भी सारे सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे टेकअप करूँगा। तो ये प्रस्तुत है पहला हमारा वीडियो अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्लीज़ हमें समय दीजिए, हमारे वीडियो को सुनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड चैप्टर का बुक का पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुनिया की क्रांति थी। हम आप अक्सर सोचते हैं कि आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं। फ्रांस हमसे बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है, वो बहुत दूर है हमसे। फिर फ्रांस के एक शहर पेरिस में एक घटना घटी 1789-90 के आसपास। 1789-90 और आज है 2020, तो कम से कम 200-250 साल का फ़र्क है। आज 200-250 साल बाद भी फ्रांस में घटी उस घटना के बारे में हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि राजा रानी की निरंकुश सत्ता के खिलाफ उस देश के पीजेंट्री यानी किसान, गरीब किसान और मजदूर उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, ऐसी रानी नहीं चाहिए जो हमारे ऊपर बेतहाशा टैक्स लगाता है और हमारे अधिकारों को काटता है। उन्होंने उस देश के राजा लुई 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट को गिरफ्तार कर लिया और उसे गिलेटिन के द्वारा मार डाला। और पहली बार इस दुनिया में साधारण जनता के अधिकारों की बात हुई। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हम जो चाहें वैसा विचार बना सकते हैं। अगर राजा हमारे विचार में अच्छा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि राजा खराब है और इसे हमें बदलना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है। और इस ओपिनियन को रखने का फ्रीडम मिला। पहली बार दुनिया में एक नए किस्म की सोच आई, और ये सोच एक ऐसी थी जिसने समाज में आमूल परिवर्तन कर दिया, पूरी तरह से समाज के सोच को बदल दिया। उस समय तक समाज जो राजा और रानी के द्वारा दिए हुए किसी भी नियम को मानता था, और अगर न मानता था तो उसके पास कोई चारा भी नहीं होता था, क्योंकि राजा के पास सेना होती थी, राजा के पास पुलिस होती थी, और राजा अपनी सेना और पुलिस के द्वारा जैसा चाहे वैसा करता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। आखिर हम थोड़ा सा इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की इस क्रांति के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्रांस में ऐसी क्या चीज़ें थीं कि जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। दुनिया के हर देश में राजा होते थे, राजा निरंकुश होते थे, अपने मन से वो नियम बनाते थे और देश की जनता को उन्हें मानना पड़ता था। लेकिन आखिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी कोई बात दुनिया के हर देश में क्यों नहीं हुई, क्यों यह फ्रांस में ही हुई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम घटनाक्रम की मूल बातों को समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, लुई 16 के कार्यकाल में यह हुआ। लुई 16 फ्रांस का राजा था 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। लुई 16 को सत्ता में आए 14 साल हो चुके थे, 14-15 साल हो चुके थे। वो 1774 में लुई 16 सत्ता में आया। उसकी शादी मैरी एंटोनिएट नाम की एक रानी से हुई। जब लुई 16 सत्ता में आया तब उस समय फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। यूरोप में ढेर सारी लड़ाइयाँ चल रही थी और उन लड़ाइयों की वजह से फ्रांस के सरकारी खजाने में, राजसी खजाने में पैसा नहीं रह गया था। उस समय भी फ्रांस के लोग या राजा कई बार जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो दूसरे लोगों से, जो उस वक्त के पूंजीपति होते थे या उस वक्त के जो बैंकर होते थे, उन सब से वो पैसा उधार लेते थे।
उस समय अगर हम देखें तो धीरे धीरे लुई 16 ने भी ढेर सारा पैसा उधार लिया अपने शासन को चलाने के लिए। वो राजा था, उसको एक सेना चाहिए थी, सेना रखता था, पुलिस व्यवस्था रखता था, ढेर सारे लोगों को तनख्वाह देता था, राजसी कार्य में जुड़े हुए लोगों को। और इसके अलावा फ्रांस में ढेर सारी पार्टियां होती रहती थी। जो राजतंत्र थे, राजसी राजवंशों से जुड़े लोग थे, वो खूब आनंद करते थे और उनकी पार्टियां ढेर सारी होती थी। सब में भी अच्छा खासा पैसा लगता था। अंत में 14-15 सालों में ये हुआ कि मई 1789 आते आते लुई 16 के ऊपर 2 बिलियन लीवर यानी जो फ्रांसीसी मुद्रा होती थी उसका कर चढ़ गया था। अब उसके पास टैक्स बढ़ाना था। टैक्स कैसे ला दे? टैक्स बढ़ाने के लिए तब फ्रांस की शासन में उस समय भी एक नियम होता था जिसके तहत कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल होता था। कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल का मतलब ये है कि फ्रांस की 3 स्टेट थे। पहला स्टेट क्लर्जी का था। क्लर्जी मतलब चर्च से जुड़े लोग। जी हाँ, चर्च से जुड़े लोगों के पास भी ढेर सारी दौलत थी। चर्च अपने आप में बहुत ही मालदार था, उसके पास ढेर सारी ज़मीनें थीं। दूसरा होता था नोबिलिटी यानी राजतंत्र से जुड़े लोग। वे लोग जो अपने आप में राजाओं से जुड़े होते थे और जो कहीं ना कहीं सिपह सालार या संभ्रांत वर्ग के लोग थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें होती थीं, किले होते थे, ये नोबिलिटी कहलाती थी। तीसरा स्टेट था कॉमन लोगों का, जिसमें जो नोबिलिटी और चर्च के बाहर के लोग उस थर्ड स्टेट में आते थे। तो फ्रांस में एक नियम था कि अगर आपको नया टैक्स लगाना होगा तो कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल यानी स्टेट जनरल की मीटिंग आपको कन्वीन करनी होगी, उसका कन्वोकेशन करना होगा। लुई 16 ने 5 मई 1789 को कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल किया। और इस स्टेट जनरल में जैसा कि हमने जिक्र किया कि 3 स्टेट होते थे और तीनों स्टेट के मेंबर्स ऐसे थे कि जैसे फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्जी था उसमें 300 मेंबर, जो दूसरा स्टेट था नोबिलिटी उसमें भी 300 मेंबर, और जो तीसरा स्टेट था थर्ड स्टेट उसमें 600 मेंबर्स। तो उस हिसाब से वहाँ पे 1200 लोग उपस्थित हुए उस मीटिंग में। लेकिन एक अजीब बात थी। बात ये थी कि जो पहला स्टेट था 300 लोग मिलके आपस में तय कर लेते थे कि हम सबका वोट कहाँ जाएगा, और उस वोट को एक वोट माना जाता था, यानी क्लर्जी का वोट क्या है। उसी तरह नोबिलिटी का वोट क्या है ये तय होता था, और फिर थर्ड स्टेट का वोट क्या है ये तय होता था। और इस तरह से राजा के सामने सिर्फ 3 वोट आते थे। चूँकि टैक्स क्लर्जी नहीं देते थे, चर्च के लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, नोबिलिटी के लोग भी टैक्स नहीं देते थे। जबकि अजीब बात थी, तब के फ्रांस का 60% से ज़्यादा पैसा ज़मीन इस नोबिलिटी और क्लर्जी के पास थी। 60% से ज़्यादा ज़मीन नोबिलिटी और क्लर्जी के पास थी, लेकिन ये टैक्स नहीं देते थे। ये सबसे अमीर लोग थे, बावजूद इन्हें टैक्स नहीं देना होता था, ये उनकी छूट थी। तो टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को देना होता था। और कहीं ना कहीं क्लर्जी और नोबिलिटी चूँकि शासन से ही जुड़े होते थे एक तरह से, तो कहीं ना कहीं वो अक्सर राजा के मन की ही बात करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 मई 1789 को जब स्टेट जनरल की मीटिंग तय की गई, तो उस वक्त स्टेट जनरल के जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, एक वोट हमारा नहीं होगा, हम 600 लोग हैं तो हमारा 600 वोट होगा। वो 300 लोग हैं तो उनका सिर्फ 300 वोट होगा, और 300 लोग नोबिलिटी के हैं तो इनका भी सिर्फ 300 वोट होगा। राजा ने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, आज तक कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल जैसे होता था वो वैसे ही होगा। अंत में थर्ड स्टेट इनकार कर गया। उसने कहा कि अगर इस तरह से मीटिंग होगी, इस तरह से कन्वोकेशन होगा तो हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। वो वहाँ से थर्ड स्टेट के मेंबर वहाँ से 20 जून 1789 को वहाँ से चले गए, और वहाँ के एक बगल में टेनिस क्लब एक ग्राउंड था, उसके हॉल में वर्सैलिस में उन्होंने अपनी मीटिंग की। 20 जून 1789 को उन्होंने थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। बोला हम ही
फ्रांस की नेशनल असेंबली है और अब से कानून राजा नहीं बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ थी, एक नई चीज़ थी। कानून बनाने का अधिकार राजाओं को था और पूरी दुनिया भर के लोग इस चीज़ को माने हुए थे। अब कोई नहीं मानता। आज की दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। हर दुनिया में, दुनिया के हर हिस्से में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट है, कहीं ना कहीं कोई उनका एक तंत्र है। लेकिन अब राजा रानी नहीं है जो जैसा चाहे वैसा कानून बना सके। लेकिन इस पूरे नए व्यवस्था की शुरुआत फ्रांस में ही हुई। उन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि अब से हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इधर कुछ अजीब बातें हुई। फ्रांस की जनसंख्या अगर हम देखें तो 1789 आते आते अच्छी खासी बढ़ गई थी और दुर्भाग्य से पूरी की पूरी खेती जो है भगवान भरोसे ही होती थी। जैसे आज भी हमारे देश में है, बरसात न हुई या अगर सूखा पड़ गया या अगर बर्फबारी हो गई तो फसल चौपट। दुर्भाग्य से 1789 के आसपास भी ऐसी ही घटनाएं घटी। खेती बहुत कम हो चुकी थी और जनता पूरी तरह से परेशान थी। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहे थे। लोगों की लाइन बेकरी में, दुकानों पे लंबी लंबी लाइन होती थी और रोटी की मात्रा तय हो गई थी कि आपको बस इतना ही ब्रेड मिलेगा। जनता परेशान थी और इत्तेफाक से कहीं ना कहीं उस समय फ्रांस के पेरिस में 7,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। इनके पास न रहने का कोई ठिकाना था, न कुछ भी नहीं था। ये भीड़ इधर से उधर घूम रही थी और बस इसे ये पता था कि कहीं ना कहीं एक नया संविधान बनेगा जिससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन वो संविधान तो बन रहा था और एक नई प्रक्रिया थी, वो एक स्लो प्रक्रिया थी। हुआ यूं कि 14 जुलाई 1789 को ये लोग मारे गुस्से में आ गए, क्योंकि न रोटी मिल रही थी, न खाने को कोई चीज़ मिल रही थी। इन्होंने मारे गुस्से में वहाँ का जो जेल था उस जेल को तोड़ डाला। जेल को तोड़ डाला। हालांकि उसमें केवल 7 कैदी ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं जेल जो थी वह शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है। जेल में हम आप किसी को नहीं डाल सकते। देश की सरकार ही, पुलिस ही या अदालतें ही किसी न किसी को जेल में डाल सकती हैं। लिहाजा उस समय जेलों में केवल राजा ही डाल सकता था, जेल में किसी को भी अपराधी को कैद कर सकता था। लिहाजा उस जेल को राजा की एक अभिन्न अंग माना गया और उसमें उसको तोड़ डाला गया। 7 कैदी आसान बाहर हो गए, 7 कैदी जो हैं स्वतंत्र हो गए। हालांकि उस समय जो पेरिस की जनता थी, पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी जहाँ थी, पेरिस की जनता थी, उसने जेल में ये सोच के भी आक्रमण किया था कि हमें हथियार मिलेगा और इस हथियार के ज़रिए हम फ्रांस पे और राजा पे हम आक्रमण करेंगे। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 4 अगस्त 1789 को नोबिलिटी और क्लर्जी के जो अधिकार थे उन्हें हटा दिया गया। नोबिलिटी को बर्खास्त कर दिया गया। अब कोई नोबिलिटी नहीं होगी, क्लर्जी नहीं होगा। सारे कानून नेशनल असेंबली बनाएगी और थर्ड स्टेट के लोग ही चुने के आएंगे और यही तय करेंगे कि क्या नियम होगा। क्लर्जी को हटा दिया गया, नोबिलिटी को हटा दिया गया और उनके जो भी खास प्रिविलेज थे, टैक्स न देना इत्यादि, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। नया संविधान बना। ये 1991 की बात है। नया संविधान आया और राजा जो थे लुई 16 उन्होंने नए संविधान को न चाहते हुए भी मान्यता दे दी। लेकिन एक अजीब बात थी। अजीब बात ये थी कि कहीं ना कहीं राजा अपनी इस व्यवस्था से और नए संविधान से प्रसन्न नहीं था। उसके पास कानून बनाने का अधिकार उसका छिन गया था। तो उसने अब किसी न किसी तरह से प्रशिया, जो बगल का ही एक दूसरा राज्य था, और यूरोप के अन्य राज्यों से वार्तालाप किया और उनसे उसने मदद की गुहार की। इस बात की भनक फ्रांस की जनता को लग गया। उसी समय फ्रांस में एक और बात चली और बात ये थी, एक अफवाह सा उड़ा। अफवाह ये उड़ा था कि अब राजा के जो सैनिक हैं वो कहीं न कहीं किसानों के अनाज को लूट लेंगे और किसानों के पास कोई भोजन नहीं रहेगा। ये एक अफवाह था, लेकिन अफवाह बहुत तेज़ी से फैला और पूरी की पूरी फ्रांसीसी जनता विद्रोह में उठ गई। 10 अगस्त 1792 को
लोगों ने राजमहल पे आक्रमण कर दिया। ये एक अजीब छोटी सी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। जब 92 में लोग हल्ला मचा रहे थे राजमहल के सामने, तब राजा की जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, वो इतनी अमीरी में पली थी कि उन्हें पता तक नहीं था कि गरीबी क्या है। तब ये माना जाता था फ्रांस की जनता में कि फ्रांस के 90% लोग भूख से मरते हैं और बाकी 10% लोग अपच से मरते हैं। इतना ज़्यादा खाना खाते हैं कि उन्हें अपच हो जाता है। और फ्रांस के राजा रानी और ये व्यवस्था, इन्हें कोई मतलब ही नहीं था गरीबों के उससे। मैरी एंटोनिएट को भी नहीं पता था और उस बेचारी को सचमुच नहीं पता था। उसने पूछा कि भाई महल के सामने इतनी भीड़ क्यों है? तो किसी सैनिक ने कहा कि रानी ये जनता के लोग हैं, ये घेर रहे हैं। बोला तो भाई क्या मांग रहे हैं? बोला इन्हें रोटी चाहिए। तो कहा रोटी दे दो। तो रानी ने कहा कि रोटी दे दो। उसने कहा कि नहीं रोटी नहीं है मैडम, हम रोटी नहीं दे सकते। बोला रोटी नहीं है तो उन्हें कह दो कि आज केक खा लें। ये बहुत बड़ा एक मजाक था। आप इस देश के राजा हो, आप इस देश की रानी हो और आपको यही नहीं पता है कि देश की हालत क्या है। लोगों को खाने का एक निवाला नहीं मिल रहा है, उनके घर में एक रोटी नहीं है और आप करे भाई रोटी नहीं मिल रहा है तो मालपुआ खा लो। ये बहुत बड़ी बात थी। पूरी जनता इस बात से नाराज हो गई, गुस्से में आ गई। उन्होंने महल को घेर लिया, राजा को गिरफ्तार कर लिया, रानी को गिरफ्तार कर लिया और फिर 10 अगस्त 1792 को राजा और रानी को मार डाला। इसके बाद जो नेशनल असेंबली का नेता रॉब्सपियरे थे, वो शासन संभाला उन्होंने। फ्रांस यूरोप का पहला देश था जो रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक यानी वह देश जिसकी शासन व्यवस्था के सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वह कोई राजा नहीं है बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ है। चूँकि रॉब्सपियरे नेशनल असेंबली द्वारा चुना हुआ था, इसलिए वह शासन संभाला और फ्रांस एक रिपब्लिक बना। हालांकि रॉब्सपियरे ने भी कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं किया। कहीं ना कहीं वो अपने दुश्मनों को और देश के दुश्मनों को पकड़ने लगा और उन्हें मरवाने लगा। एक अजीब किस्म की आतंक का माहौल बन गया था। रेन ऑफ टेरर, टेरर मतलब आतंक, रेन मतलब शासन। तो शासन में आतंक का एक माहौल बन गया था। उस आतंक के माहौल से भी अंत में छुटकारा मिला और जुलाई 1794 में रॉब्सपियरे को एग्जीक्यूट कर दिया गया। रॉब्सपियरे को एग्जीक्यूट करने के बाद नेशनल असेंबली एक हिसाब से ख़त्म हो गई और वेल्दी जो फ्रांस के अमीर लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए और उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई। उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरेट, जिसमें 5 मेंबर होते थे और ये डायरेक्टरी ही तय करती थी कि शासन क्या होगा। नेशनल असेंबली के ही लोग डायरेक्टर चुनते थे, 5 डायरेक्टर्स, और ये आपस में तय करते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डायरेक्टर्स भी आपस में झगड़ते रहते थे, नेशनल असेंबली से झगड़ते थे। शासन व्यवस्था बदतर होती गई और इसका लाभ लेके नेपोलियन नाम का एक सेनापति, उसने 1804 में फ्रांस की सत्ता को कब्जा कर लिया। नेपोलियन फ्रांस की सत्ता में आते ही पूरे यूरोप को पे कब्जा करने लगा। कहता तो यही था कि हम पूरे यूरोप में लिबर्टी और कानून व्यवस्था को फैलाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरे यूरोप के लोग नेपोलियन से डरने लगे और उसका विरोध करने लगे। 1815 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वाटरलू की लड़ाई हुई। नेपोलियन पकड़ लिया गया और बाद में ब्रिटेन के ही जेल में उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा एक रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उससे जुड़ी ये बातें हैं। एज यू ऑल नो दैट गुड थिंग्स मस्ट बी शेयर्ड विथ योर फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू। सो इफ यू रियली फाइंड माई वीडियोज यूजफुल, इंटरेस्टिंग, प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक माई वीडियोज and also please do subscribe it